नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि हम पढ़ रहे हैं अष्टछाप के कवियों को, और ये हमारे चौथे नंबर के कवि है कृष्णदास जी, जो कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य है। इनके बाद हम पढ़ेंगे विट्ठलनाथ जी के शिष्यों के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलो तो पढ़ते हैं कृष्णदास जी के बारे में कि कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य इनके हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, और जिनके आने के चांस है, जो पहले भी आ चुके हैं कई बार, तो इनको हम पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इनका जन्म हुआ ये 1496 ईस्वी में हुआ कृष्णदास जी का। और कहाँ पर हुआ, इनका गांव है चिलौतरा, गांव है अहमदाबाद में। और अहमदाबाद आप सभी जानते हो कहाँ पर है, गुजरात में। और इनकी मृत्यु हुई 1578 ईस्वी में। किसकी दोस्तों, कृष्णदास जी की। ये इनके गुरु का नाम क्या है, वल्लभाचार्य जी है, क्योंकि आपको सभी को मालूम है कि आगे के जो हमारे 4 कवि है अष्टछाप के, वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य है, और पीछे वाले जो 4 कवि है वो इनके पुत्र विट्ठलनाथ जी के शिष्य है। ठीक है, और इनको गुरु दक्षिणा कब दी, मतलब गुरु दीक्षा कब दी थी। और दोस्तों, इनको गुरु दीक्षा दी थी वल्लभाचार्य जी ने 1510 ईस्वी में। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है, अच्छे से समझनी है। देखो, आपको है ना, ये पूरा जो इनका जन्म काल है, मृत्यु काल है, कहाँ पे इनका जन्म हुआ, इसको एक कहानी के रूप में समझना होता है, क्योंकि इतने सारे फैक्ट आप याद करो ये संभव है नहीं। तो आपको ये एक कहानी की तरह समझना होता है। इनका जन्म वर्ष है वो 1496 ईस्वी है। गांव है इनका चिलौतरा, अहमदाबाद गुजरात में। मृत्यु काल है 1578 ईस्वी। वल्लभाचार्य जी के ये शिष्य है। 1510 ईस्वी में गुरु दीक्षा इनको मिली थी। यहाँ तक की बात हो गई है, हम पढ़ते अब आगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो इनकी प्रमुख रचना में आता है जुगलमान चरित, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। ठीक है दोस्तों, ये ही 3 रचना है जो इनकी प्रमुख रचनाओं में आती है। जुगलमान चरित, ठीक है, जुगलमान चरित इनकी काफ़ी चर्चित रचना है। भ्रमर गीत है, प्रेम तत्व निरूपण है। ठीक है दोस्तों, ये 3 इनकी रचना है। अब हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है जो इनसे जुड़े हुए हैं। और देखिए, आपको साथ में ना आरती भी सुनाई दे रही होगी, क्योंकि हमारा जो मंदिर है ना पहाड़ पर, उसमें आरती अभी बज रही है। और इसके बाद जो गांव में शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, ठाकुर जी का, वहाँ पे आरती होगी। फिर ऐसा नहीं है कि हमारे एक देवता है, बहुत सारे देवता है, अलग अलग पहाड़ों पे है, अलग अलग जगह है, तो सभी जगह आरती होती है सुबह सुबह। लेकिन और बहुत दूर है तो वहाँ की सुनाई नहीं देती। ये पहाड़ पे ये थोड़े नज़दीक है और माइक लगा है तो सुनाई देती है। आप भी सोचोगे मैडम पता नहीं क्या क्या बताने में लग जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारे कवि है ना कृष्णदास जी, ये सबसे ज़्यादा अष्टछाप के जो 8 कवि है, इन 8 कवियों में सबसे ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि कवि माने जाते हैं। कुशाग्र बुद्धि का मतलब है कि सबसे तेज इनकी बुद्धि थी, सबसे पैनी, तीक्ष्ण जिसे बोलते हैं, इनकी कुशाग्र बुद्धि थी अष्टछाप के 8 कवियों में कृष्णदास की। इसी कारण इनको वल्लभाचार्य जी है ना, उन्होंने श्रीनाथ जी का जो मंदिर था वहाँ पे सेवा करने का दायित्व दिया था। इनसे कहा था कि आप यहाँ पे सेवा करोगे। ये दोस्तों, ये जो हमारे कृष्णदास जी है, ये कुशाग्र बुद्धि कवि तो है अष्टछाप के 8 कवियों में, लेकिन ये कुशाग्र बुद्धि है। इसी कारण इनको, इनके जो गुरु थे वल्लभाचार्य जी, इन्होंने श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसमें सेवा का प्रबंध संभालने का संपूर्ण दायित्व इन्हीं को दे रखा था श्रीनाथ जी के मंदिर में। इसीलिए सारा काम यहाँ पे ये ही संभालते थे। इनको ही कह रखा था कि आपको ही सारे दायित्व यहाँ पे संभालने हैं, तो ये सारा काम वहाँ पे संभालते थे। और दोस्तों, जो अष्टसखा है, उन अष्टसखाओं में, अष्टसखा मतलब अष्टछाप के 8 कवियों को ही अष्टसखा बोलते हैं। उनमें ये अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध है, इनको अधिकारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है पीजीटी के एग्जाम में कि अष्टछाप के 8 कवियों में कौन से ऐसे हैं जिनको अधिकारी के नाम से जाना जाता है, जो अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये है हमारे अष्टछाप के कवि कृष्णदास जी। ठीक है, देखिए अब इनके बारे में क्या धारणा है। इनके बारे में धारणा बना रखी है किंवदंतियों के अनुसार, एक कुआं बनवाते समय, ये एक कुआं बनवा रहे थे और ये उस कुएं को बनवाते समय उसी में गिर गए थे और उसी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसी धारणा है इनके बारे में एक प्रचलित, जिसके हिसाब से ये कहा जाता है कि कुआं बनवाते समय उसी में ये गिर गए थे और ये मर गए थे उसी में गिर के। देखिए, इनकी मातृभाषा थी वो गुजराती थी, क्योंकि इनका देखिए, जब किसी इंसान का जन्म गुजरात में हुआ है, वो गुजरात में रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हो कि उसकी मातृभाषा है वो गुजराती ही होगी। जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ, तो मेरी मातृभाषा राजस्थानी है। चाहे मैं कितनी भी जगह रह के आ जाऊँ, मैं दिल्ली रह लूँ, मैं जहाँ नौकरी करती हूँ वहाँ रह लूँ, लेकिन यहाँ आके तो मेरी वो लैंग्वेज
मतलब मुझे खुद नहीं पता कब मैं स्टार्ट हो जाती हूँ बोलना। यहाँ आके मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ ऐसे नहीं बोलती, हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं और खूब अच्छे से, मतलब बहुत अच्छा भी लगता है। अपनी मातृभाषा होती है ना, वो सभी को बहुत प्यारी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को आप उसकी मातृभाषा में शिक्षा दोगे तो वो बड़ी आसानी से समझ लेगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण देके भी बताती हूँ कि जब हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो कभी कभी उनकी मातृभाषा ऐसी होती है जो हमको ही नहीं आती, और हमें नहीं आती तो पहले हमें उनकी मातृभाषा सीखनी होती है। उसको सीखने के बाद फिर हमें उनको शिक्षा देनी होती है। मैं आपको बताती हूँ, मेरी नौकरी लगी, वहाँ पे मातृभाषा है मारवाड़ी, और जहाँ पे मैं रहती हूँ हमारे करौली में जो लोकल लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अलग है, मारवाड़ी नहीं है। मैं बच्चों के सामने गई और बच्चे, मुझे पता ही नहीं चले कि वो क्या बोल रहे। मैं उन्हें पढ़ाऊँ तो मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि इनको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं उनसे पूछूँ समझ में आ रहा है तो ना गर्दन ऐसे हाँ में हिलाते हैं ना में हिलाते हैं, और मुझे डर लगता है कि पता नहीं यार इनको कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं। 1 साल में जाके पूरी मैं उनकी भाषा को मतलब समझ पाई हूँ। बोल तो अभी भी नहीं पाती हूँ पूरी तरह, कुछ छोटे छोटे शब्द जिनको मैं बोल सकती हूँ, लेकिन समझ अच्छे से सकती हूँ। और वो भी हिंदी को बहुत अच्छे से समझते हैं लेकिन हिंदी बोल नहीं पाते। तो इसीलिए हमारी ये शिक्षण विधियाँ हैं। देखिए, आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, आप फर्स्ट पेपर पढ़ोगे ना नेट का, तो उसमें जो आपकी फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, तो उसमें आप ये भी पढ़ोगे कि बच्चों को हमें मातृभाषा से शिक्षा देनी चाहिए, मातृभाषा में हमें उनको पढ़ाना चाहिए। लेकिन टीचर के सामने सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि उसकी नौकरी अलग अलग जगह लग जाती है, जो उसकी मातृभाषा रही ही नहीं है, तो वो कैसे उनको शिक्षा दे। बेचारे को खुद ही पहले सीखना पड़ता है। 1 साल तक मैंने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया अपनी तरीके से, लेकिन वो उनकी मातृभाषा है ही नहीं। हो सकता है उनको समझ में नहीं आई चीज़ें, लेकिन अब वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं क्योंकि मैं उनकी भाषा को समझ गई हूँ। पर मैं आपको एक बात बताऊं, मारवाड़ी जो लैंग्वेज है ना वो इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है, बहुत ज़्यादा मेरा मन करता है मैं जल्दी से सीख जाऊं और बोलूं। और देखिए, मारवाड़ी तो अच्छी है, इसके साथ ही मुझे उर्दू के अल्फाज बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कुछ भी लिखती हूँ तो आपने देखा होगा मैं कहीं कहीं उर्दू के अल्फाज यूज़ करती हूँ। सॉरी दोस्तों, पता नहीं आप क्या सोचोगे, मैं जब पढ़ाती हूँ ना तो मुझे ध्यान नहीं रहता, मैं बोलते बोलते कहाँ पहुँच जाती हूँ। देखिए, तो इनकी मातृभाषा गुजराती थी, परंतु मेहनत करके इन्होंने ब्रज भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया एवं अपने पदों में जो इन्होंने पद लिखे थे वो शुद्ध ब्रज भाषा में पद इन्होंने लिखे। ठीक है, शुद्ध ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया पदों में। देखिए दोस्तों, वार्ता साहित्य है, उसमें इनके प्रेत होने की कल्पना की गई है। किसकी? कृष्णदास जी के प्रेत होने की कल्पना की गई है कि ये प्रेत थे। ठीक है, पुष्टि संप्रदाय और श्रीनाथ जी के मंदिर के पवित्र वातावरण को विलासिता से दूषित करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। दोस्तों, जो दायित्व इनको दिया था बल्लवाचार्य जी ने श्रीनाथ जी के मंदिर के सभी प्रबंध को संभालने का, उसको उसके पवित्र वातावरण को दूषित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक नर्तकी थी गंगाबाई हिला नाम की, उनके साथ संबंध में थे और इन्होंने घोर श्रृंगारिकता के पद लिखे और उनको लिख कर के और अष्टछाप के कवि थे, उनको भी ऐसा करने की प्रेरणा दी थी। खुद तो ऐसा करते थे लेकिन उनको भी ऐसी प्रेरणा दी थी। मतलब जो पुष्टि संप्रदाय था, श्रीनाथ जी का जो मंदिर था, उसका जो मेन दायित्व था उससे भटकने का इन्होंने काम किया और औरों को भी भटकाने के लिए प्रेरणा दी ऐसे पद लिखकर, ऐसा माना जाता है इनके बारे में। चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए, मेरा गला खराब हो रहा है, पता नहीं क्यों। संयोग श्रृंगार के चित्रण में इनकी रुचि जाहिर हुई है। कृष्णदास जी की रुचि संयोग श्रृंगार के चित्रण में जाहिर हुई है। गंगाबाई हिला नाम की नर्तकी से इनका संबंध था। और देखिए दोस्तों, ये पद है, ये कृष्णदास जी ने लिखा है और इस पद को गाते गाते ही मर गई थी नर्तकी गंगाबाई हिला। तो क्या है इस पद में, हम पढ़ लेते हैं। और ये है ना, पिछली बार आ चुका है तो इसलिए आपको ये अच्छे से याद रखना है। आ सकता है ये पद, काफ़ी चर्चित है ये। मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो, मेरा मन गिरधर की छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगन पर चली गयो, तन्हाई ठटक्यो। ये पद है दोस्तों। अब मैं इसको ना आपको व्याख्या करके समझाती, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा गला खराब हो रहा है आज। कृष्णदास के इस पद को गाते गाते नर्तकी गंगाबाई हिला ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इसी पद को गाते गाते इनकी जो प्रेमिका थी गंगाबाई हिला, इन्होंने अपनी प्राणों को त्याग दिए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये पद किसने लिखा है? कृष्णदास जी ने लिखा है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है साथ में। उसके बाद में जो चर्चित पद है वो ये 2 पद और है, इनको भी हम पढ़ लेते हैं।
कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुबन के संगम सुख कर अधिक विराजित गोपी। ठीक है दोस्तों, ये पद है, इनको आप पढ़ लो, लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा पद है, देखिए इस पद की पहले एक पंक्ति आई है, ये वाली नेट JRF में ही शायद आई है ये, तो पूरा पद नहीं पूछकर कभी कभी एक पंक्ति ही सिर्फ पूछ ली जाती है, तो ये भी आप पढ़ लीजिए इसको। तरनी तनया तट आवत है प्रात समय, कंदुक खेलत देखो आनंद को कदम्बा, नुपुर पद कुनित पीताम्बर कटी बांधे, लाल उपरना सिर मोरन को चंदवा। कृष्ण भगवान के बारे में बात हुई है। मोरन को चंदवा मतलब कि मोर का जो पंख उनके सिर पे लगा हुआ है उसके बारे में बात यहाँ पे हुई है। मैं आपको और अच्छे से इन पदों को समझाती, लिखते टाइम सोच रही थी कि बहुत अच्छे से इनको समझाऊंगी, लेकिन मेरे गले में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया आज। शाम को तो सही था जब मैं सोई तब, लेकिन दीदी ने बिल्कुल मुझे कूलर के आगे सुला दिया, सबसे आगे, तो उसमें मैं कूलर की हवा में सोती नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, ना मैं AC के में सोती हूँ, पापा सोते रहते, मैं बाहर सोती हूँ आराम से मम्मी के साथ चांद तारों को देखते देखते, लेकिन आज सो गई तो आज ही मेरा गला ख़राब हो गया। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से देखना इस वीडियो को, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आज ही आपके लिए लेके आऊँगी। ठीक है, और आपके लिए मैं बहुत अच्छा कुछ सोच रही हूँ, देखो जल्दी से पूर्ण हो जाए, फिर मैं आपके लिए मतलब पूरा सिलेबस करवाने का प्रयास करूँगी। इतना अच्छा कुछ सोच रही हूँ, मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े और मैं करूँगी, और मैं सोच रही हूँ मैं 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ, सारी चीज़ों को साइड कर दूँ और इसको करवाऊँ। लेकिन इसके लिए मैं कुछ प्लानिंग कर रही हूँ, कुछ अच्छा सोच रही हूँ, आपको मुझे सहयोग करना पड़ेगा उस काम में, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी वो संभव है। ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ फ़ीस वसूली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए सब कुछ बहुत फ्री रहेगा, बस आपको पढ़ना होगा, मेरा साथ देना होगा अच्छे से। जिस भावना से मैं आपको पढ़ाऊँगी उसी भावना से आपको वीडियोस देखने होंगे। तो जल्दी से देखो, काम पूर्ण हो जाता है तो मैं आपको बताती हूँ। और मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, हाँ, हिमांशु शर्मा के जन्मदिन पर आपने इतनी ढेरों बधाई दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। और एक और फ्रेंड है हमारे, उनका भी उस दिन बर्थडे था, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था, मैंने कमेंट देखा तभी मुझे पता चला, तो मैंने तो उनको कमेंट में ही हैप्पी बर्थडे बोल दिया था, लेकिन मैं आपको बता नहीं पाई कि उनका भी जन्मदिन है, तो आप सब उनको विश नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, आगे से जिसका भी जन्मदिन होगा वो हमें कमेंट करके बताना, हम इसी तरीके से मनाएंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, देखो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए, मानते हो ना इस बात को? मानते हो? तो चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।